हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं के व्यावसायिक शिक्षा में जो पाठ्यक्रम चालू हुआ है सोलेनेसियस क्रॉप कल्टीवेटर, जिसको हम लोग एग्रीकल्चर भी बोल देते हैं। तो उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनका हम आज आंसर डिस्कस करने वाले हैं। पहला प्रश्न हमने लिया है इंटरक्रॉपिंग क्या है, इसके लाभ और हानि। इंटरक्रॉपिंग मतलब होता है दो फसलों के बीच में या फिर एक कोई मुख्य फसल है उसकी दो पंक्तियों के बीच में कोई एक दूसरी फसल को बो देना, इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। जैसे कि अगर हमने बैगन की फसल लगाए हैं और आप जानते हैं कि बैगन की फसल उत्पादन देने में 2-3 महीने से ज़्यादा का समय लेती है, तो उन 2-3 महीनों में, जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे चित्र के द्वारा समझाता हूँ। जैसे ये बैगन की दो पंक्तियाँ हैं, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये बैगन की दो पंक्तियाँ हैं और दोनों पंक्तियों के बीच में हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस छोड़ते हैं। तो ये जो डिस्टेंस छूटा हुआ है, इस मिट्टी में मूली या फिर गाजर, धनिया, मेथी इस टाइप की कोई दूसरी फसल उगा लेना। मुख्य फसल हमने बैगन लगाया हुआ है और बैगन के बीच में यहाँ लिख देते हैं मूली, धनिया या फिर मेथी, ऐसी कोई पूरक फसल लगा देना इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। अब इंटरक्रॉपिंग के क्या लाभ हैं? तो लाभ ये होगा कि मुख्य फसल आने तक जो हमारे पास खाली जगह पड़ी हुई है उस जगह का इस्तेमाल हो जाता है और हमारे पास उत्पादन ज़्यादा हो जाता है। जैसे बैगन से जो हमें आय प्राप्त होने वाली है, बैगन से आय प्राप्त हो जाएगी, साथ साथ में मूली, धनिया या मेथी जो हमने लगाया हुआ है उससे भी आय प्राप्त हो जाएगी। फिर हानि क्या है इसकी? तो हानि ये होती है कि बैगन को जो पोषक तत्व मिल सकते थे वो पोषक तत्व धनिया या फिर मूली, मेथी हमने जो भी लगाया हुआ है वो इसके पोषक तत्व ले लेंगे, ये पहली हानि। दूसरी हानि ये है कि ये सघनता ज़्यादा होने से, एक ही खेत में बैगन के पौधे भी हैं, मूली, धनिया, मेथी के पौधे भी हैं, तो पौधों की संख्या ज़्यादा होने से वहाँ पे कीटों और रोगों का प्रकोप कभी कभार बढ़ सकता है। तो इस तरह से इंटरक्रॉपिंग के कुछ लाभ है और कुछ हानियाँ हैं। फिर हमने दूसरा प्रश्न लिया हुआ है फसल चक्रीकरण क्या है। फसल चक्रीकरण का मतलब होता है एक ही खेत में साल, जैसे इस साल हम लोगों ने बैगन लगाया हुआ है तो अगले साल फिर उसी खेत में दूसरी फसल लगाना फसल चक्रीकरण कहलाएगा। जैसे कि हमारे पास एक ही खेत है, खेत को नहीं बदलना है। जैसे कि अभी मौसम चल रहा है रबी का, रबी मतलब कि ठंडी का मौसम है और अभी हमने खेत में लगाया हुआ टमाटर, तो अगले साल रबी के सीजन में इसी खेत में टमाटर के अलावा दूसरी फसल लगा देना। टमाटर को छोड़कर कोई दूसरी फसल लगाना, जैसे अगली बार हम लोग लगा देंगे बैगन, पहले लगाया था टमाटर और अगले साल रबी के मौसम में लगा देंगे बैगन, तो वो कहलाएगा फसल चक्रीकरण। फसल चक्रीकरण से बहुत सारे लाभ होते हैं। अगर हमने टमाटर लगाया है और अगली बार फिर से टमाटर लगा देंगे तो फिर टमाटर का उत्पादन कम होगा और टमाटर में जो रोग और कीट लगते हैं वो उनका प्रकोप ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए फसलों को हमेशा अदल बदल कर बोना चाहिए और फसल को अदल बदल कर बोना फसल चक्रीकरण कहलाता है। फिर हमने तीसरा प्रश्न लिया है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के कार्य और उसकी कमी के लक्षण। एक एक करके देखते हैं नाइट्रोजन के क्या कार्य है और उसकी कमी के क्या लक्षण है। पहले देख लेते हैं नाइट्रोजन के कार्य। आप लोग जानते हैं नाइट्रोजन का प्रमुख कार्य होता है पत्ती को हरा रखना, पत्ती को हरा रखना, हरा या फिर ग्रीन कलर जो होता है वो नाइट्रोजन का पहला कार्य होता है। पत्तियों को हरा रखना, पत्तियों को बड़ा करना, पत्तियों को बड़ा करना, फिर पत्तियों की संख्या बढ़ाना, पौधे का आकार बड़ा करना, पौधों का ऊंचाई, पौधों की ऊंचाई बढ़ाना, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना, देखिए एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। नाइट्रोजन जो होता है किसी भी पौधे की पत्ती को हरा भरा रखता है, उसको ग्रीन बना के रखता है, पत्तियों का आकार बड़ा कर देता है, पत्तियों की संख्या बढ़ा देता है, पौधों की ऊंचाई बड़ा करता है और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है। अगर कोई पौधा लगा है तो उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए भी कौन जिम्मेदार है? नाइट्रोजन। अब इसके बाद हम देखते हैं नाइट्रोजन की कमी के लक्षण। नाइट्रोजन की कमी के लक्षण देखिए, हमने बोला अभी नाइट्रोजन के कारण पौधे के जो पत्तियां होती है वो हरे रंग की होती है। अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तो पत्ती कैसी हो जाएंगी? पीले रंग की।
पत्ती का रंग पीला हो जाना। पत्तियां अगर पीले रंग की हो रही है तो पौधे में नाइट्रोजन की कमी है। फिर दूसरा है पौधे की ऊंचाई कम हो जाना। पौधे की ऊंचाई कम हो जाना। फिर है उत्पादन कम होना। और है फास्फोरस और पोटेशियम का दुष्प्रभाव पड़ना। चलिए ये बात और समझ लेते हैं क्या होता है। अगर पौधों में नाइट्रोजन की कमी है तो फास्फोरस और पोटेशियम का भी दुष्प्रभाव पड़ने लगेगा। अगर नाइट्रोजन की मात्रा पर्याप्त है और फास्फोरस और पोटेशियम की कमी है तो भी फिर नाइट्रोजन संभाल लेता है, इसलिए नाइट्रोजन का होना बहुत आवश्यक है। नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां पीली पड़ने लगती है, पौधे की ऊंचाई छोटी हो जाती है, उत्पादन कम होता है और फास्फोरस और पोटेशियम का दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। फिर हमने लिया है फास्फोरस के कार्य और कमी के लक्षण। अच्छा पहले ये समझ लीजिए कि हम लोग नाइट्रोजन तो देते हैं ना, नाइट्रोजन हम लोग देते हैं यूरिया के माध्यम से। ज़्यादातर नाइट्रोजन के लिए क्या इस्तेमाल की जाती है तो यूरिया। फास्फोरस के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? फास्फोरस के लिए इस्तेमाल करते हैं डीएपी। डीएपी भी करते हैं और एसएसपी भी करते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट या फिर डीएसपी डबल सुपर फास्फेट, टीएसपी ट्रिपल सुपर फास्फेट, डीएपी एसएसपी डीएसपी या फिर टीएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट, ये सब फास्फोरस के लिए होता है। और पोटेशियम के लिए हम लोग देते हैं, पोटेशियम के लिए देते हैं एमओपी। एमओपी का फुल फॉर्म होता है म्यूरेट ऑफ पोटास। चलिए फिर से बात करते हैं, फास्फोरस की कमी से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फास्फोरस का काम होता है, फास्फोरस का प्रमुख काम जड़ों की वृद्धि करवाना। बस ये बात याद रखेंगे आप, पौधे में जड़ों की वृद्धि करवाने के लिए जिम्मेदार होता है फास्फोरस। अगर फास्फोरस की कमी हो गई तो जड़ें फिर कम विकसित होंगी। जड़ों में जो ग्रंथियां होती है ना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया क्लास के माध्यम से, और जो वीडियो में पहली बार देख रहे हैं वो लोग समझ लो, जड़ में छोटे छोटे नोट्स बने होते, गांठ बनी होती है। यहां पे लिख देता हूं मैं, ये गांठ। पौधे में गांठ की संख्या बढ़ जाना मतलब कि राइजोबियम की संख्या बढ़ जाना, और राइजोबियम ज्यादा होता है तो फिर वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण ज्यादा करता है, और जड़ें ज्यादा विकसित होंगी तो पौधा अच्छी तरह से पोषक तत्व अवशोषित कर पाएगा। और जड़ों के विकास के लिए जिम्मेदार होता है फास्फोरस। फास्फोरस की कमी हो जाएगी तो जड़ों का विकास फिर कम होगा, और फिर जो तने होते हैं तने भी कम मजबूत होंगे। और अगर फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में है तो फिर तने भी फिर अच्छी तरह से विकसित होते हैं। फास्फोरस का काम होता है जड़ों और तने का विकास करना, फास्फोरस का काम होता है। नाइट्रोजन का काम होता है पत्तियों का विकास करवाना। और फिर हम बात करते हैं लास्ट में पोटेशियम। पोटेशियम के लिए मैंने लिखा हुआ है एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास। ये दिखने में थोड़ा लाल रंग का उर्वरक होता है, आप लोगों ने जब कभी देखे होंगे। यूरिया दिखता है सफेद रंग का, डीएपी दिखता है भूरे या फिर काले रंग का, और म्यूरेट ऑफ पोटास जो पोटेशियम होता है वो लाल रंग का दिखने वाला उर्वरक है। और पोटेशियम का कार्य होता है पौधे को रोगों और कीटों से बचाना। रोगों से बचाने का काम होता है पोटेशियम का। अगर पोटेशियम की कमी हो जाएगी तो फिर पौधे में रोगों का प्रभाव ज़्यादा पड़ने लगता है। इसलिए नाइट्रोजन पत्तियों के लिए, फास्फोरस जड़ के लिए, और पोटेशियम पौधे को रोगों से रक्षा करने के लिए अच्छा होता है। अगर पोटेशियम की कमी हो जाएगी और सूखा पड़ेगा, पाला पड़ेगा, ज़्यादातर जैसे पानी ज़्यादा हो गया, पानी कम हो गया, तो उसमें भी फिर पौधे खराब होने लगेंगे। और अगर हमने पोटेशियम दे के रखा है और जैसे सूखा पड़ गया, पानी की कमी हो गई, तो भी फिर पौधा जीवित रह सकता है क्योंकि उसके पास पोटेशियम होता है। फिर अगला प्रश्न हमने लिया है मिश्रित उर्वरक क्या है और जटिल उर्वरक क्या है। फिलहाल आप समझ लीजिए, मिश्रित का मतलब ही होता है मिश्रण। देखिए लिख देते हैं, मिश्रित शब्द का मतलब होता है दो या दो से अधिक उर्वरकों को आपस में मिला देना। जैसे हमने अभी यूरिया और डीएपी बोला था, एग्जांपल बोल रहे हैं, आप देख लीजिए। जैसे हमने बोला डीएपी और यूरिया, अगर हमने डीएपी और यूरिया को साथ में मिला तो हम उसको ना तो डीएपी बोल पाएंगे ना तो हम उर्वरक बोल पाएंगे, क्योंकि उसमें डीएपी भी मिला हुआ है और यूरिया भी मिला हुआ है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? मिश्रित उर्वरक। दो या दो से
अधिक उर्वरकों को आपस में मिलाकर तैयार किया गया मिश्रण मिश्रित उर्वरक कहलाता है। देखिए फिर रिपीट कर रहे हैं, हम खेतों में डीएपी भी देंगे क्योंकि आपने अभी देखा था फास्फोरस के लिए हम डीएपी देते हैं ताकि पौधे की जड़ें मजबूत हो जाए, और नाइट्रोजन देते हैं ताकि पौधे की वृद्धि अच्छी हो, उसका उत्पादन ज्यादा मिले। तो हमने फास्फोरस के लिए डीएपी और नाइट्रोजन के लिए यूरिया दोनों को आपस में मिला दिया, तो वो एक मिश्रण तैयार हो गया। उस मिश्रण को बोलेंगे मिश्रित उर्वरक। दो या दो से अधिक उर्वरकों को आपस में मिलाकर एक जो मिश्रण तैयार किया जाता है उसे हम मिश्रित उर्वरक कहते हैं। और साथ में पूछा है फिर जटिल उर्वरक क्या है। किसान क्या करता है, मिश्रित उर्वरक तैयार करता है, क्योंकि वो यूरिया देने जाएगा, डीएपी देने जाएगा तो उसको ज़्यादा मेहनत लगेगी और मजदूरी भी ज़्यादा लग जाएगी, समय और श्रम दोनों ज़्यादा खर्च हो रहा है मिश्रित उर्वरक में। सॉरी बच्चा, मिश्रित उर्वरक में नहीं। अगर यूरिया देने जाएगा फिर उसके बाद डीएपी देने जाएगा तो समय ज़्यादा लगेगा, श्रम ज़्यादा लगेगा। तो उन्होंने क्या किया, डीएपी यूरिया या फिर जो भी उसके पास उर्वरक थे उन सबको उन्होंने आपस में मिला दिया, तो वो बना दिया उसने फिर मिश्रित उर्वरक। लेकिन मिश्रित उर्वरक का घाटा ये होता है कि अगर हमने मिश्रित उर्वरक को इस्तेमाल नहीं किया तो कुछ समय बाद फिर वो चिपचिपा हो जाता है, फिर वो खराब होने लगता है और फिर उसको हम लंबे समय तक भंडारित नहीं कर सकते। इसलिए मिश्रित उर्वरक जल्दी खराब होने लगते हैं, इनको हम भंडारित नहीं कर सकते। अब कारखानों में जटिल उर्वरक तैयार किए जाने लगे हैं। देखिए हमने जैसे यूरिया और डीएपी मिलाया था नाइट्रोजन और फास्फोरस के लिए, या फिर पोटेशियम भी मिला दिया था। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम को आपस में मिलाकर हमने तैयार किया था मिश्रित उर्वरक। अगर हम चाहें तो जटिल उर्वरक लेके आ सकते हैं, डायरेक्ट एनपीके, एक ऐसी बोरी जिसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है और पोटेशियम भी है। अब इसे हम नाइट्रोजन नहीं बोल सकते, फास्फोरस भी नहीं बोल सकते, पोटेशियम नहीं बोल सकते। तो इस एक उर्वरक को, इस एक उर्वरक की बोरी को हम क्या बोलेंगे, जटिल उर्वरक। एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं। देखिए खेतों में नाइट्रोजन भी देना है, फास्फोरस भी देना है, पोटेशियम भी देना है। नाइट्रोजन के लिए यूरिया दिया, फास्फोरस के लिए डीएपी दिया, पोटेशियम के लिए एमओपी दिया। तो इतना सब चक्कर से बचने के लिए हम डायरेक्ट एक ऐसी बोरी लेके आते हैं उर्वरक की जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों चीज है, तो उस उर्वरक को हम बोलते हैं जटिल उर्वरक। और जटिल उर्वरक को हम लंबे समय तक भंडारित कर सकते हैं, जबकि मैं मिश्रित उर्वरक को हम भंडारित नहीं कर पा रहे थे। आज अगर हमने मिश्रण तैयार किया है तो आज ही उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर रखे रखे वो खराब हो जाते हैं। और लेकिन जटिल उर्वरक को हम लंबे समय तक भंडारित कर सकते हैं और ये खराब भी नहीं होते हैं। मिश्रित उर्वरक में डिसाइड नहीं रहता नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, पोटेशियम कितना है, जितना मर्जी कितनी भी बोरी हम पलटा देते हैं और इकट्ठा एक मिश्रण तैयार कर लेते हैं। मिश्रित उर्वरक में उर्वरकों की मात्रा निर्धारित नहीं रहती, लेकिन जटिल उर्वरक में मात्रा निर्धारित रहती है कि नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है और पोटेशियम कितना है, क्योंकि उसकी बोरी में लिखा रहता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा। तो इस तरह से मिश्रित उर्वरक जैसे किसान स्वयं तैयार करता है, और जटिल उर्वरक वो है जो कारखानों में तैयार किए जाते हैं। फिर अगला प्रश्न ले लेते हैं, वर्मी कंपोस्ट क्या है, इसके लाभ। वर्मी कंपोस्ट का मतलब समझ लेते हैं पहले आप। वर्मी का मतलब होता है, देखिए वर्म मतलब होता है केचुआ, VERM, वर्म मतलब केचुआ, ये लिखा है। केचुए के द्वारा जब कोई खाद तैयार की जाती है तो उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। एक बार हम लिख के देख लेते हैं, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे कंपोस्ट। कंपोस्ट का मतलब होता है कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से जो खाद तैयार होती है उसे कंपोस्ट बोलते हैं। कार्बनिक पदार्थ जैसे कि कोई छिलका, भूसा, गोबर, पत्ती, डंठल, कुछ भी कार्बनिक पदार्थ मतलब कि एक बार लिख भी देते हैं यहाँ पे, जैसे गोबर, भूसा, पत्ती या फिर कोई भी डंठल, कचरा, कूड़ा, कुछ भी, इन सब चीजों के सड़ने से जो खाद बनती है उसे कंपोस्ट खाद कहते हैं। और जब इसी कंपोस्ट खाद को या फिर इन सब कार्बनिक पदार्थों को केचुआ खाता है, कार्बनिक पदार्थों को केचुआ खा लेता है और केचुए के द्वारा जो खाद बनाई जाती है उसी खाद को हम बोलते हैं फिर वर्मी कंपोस्ट। देखिए फिर रिपीट कर रहा मैं, गोबर, भूसा, पत्ती, कचरा, ये सब क्या है, कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से कंपोस्ट बनता है
और कार्बनिक पदार्थों को केंचुआ के द्वारा खाकर जब कोई खाद तैयार की जाती है, जैसे चाय पत्ती के दाने होते हैं, गोल गोल काले कलर के दाने होते हैं, तो उन दानों की तरह दिखती है केंचुआ खाद। अगर इस कार्बनिक पदार्थ को केंचुआ नहीं खाएगा तो वो अपने आप सड़ जाएगा और कौन सी खाद बन जाएगी? कंपोस्ट खाद। अगर ये कार्बनिक पदार्थ को कंपोस्ट खाद नहीं बनाना है तो उस पर केंचुए छोड़ दो, और जब उन केंचुए को ये केंचुआ अगर कार्बनिक पदार्थों को खाता है तो फिर बन जाती है बर्मी कंपोस्ट। बर्मी कंपोस्ट के बहुत सारे लाभ हैं। एक लाभ तो ये है कि अगर कंपोस्ट खाद बनेगी तो उसमें फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा कम रहती है, लेकिन केंचुआ खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा रहती है। कंपोस्ट को हम घर पे नहीं रख सकते, लेकिन केंचुआ खाद को हम घर पे रख सकते हैं। कंपोस्ट खाद जो रहती है वो ज़्यादा मात्रा में देना पड़ता है और पोषक तत्व कम मिलते हैं, लेकिन केंचुआ खाद जो रहती है वो कम मात्रा में देते हैं और पोषक तत्व ज़्यादा मिल जाते हैं। कंपोस्ट खाद को हम हाथ में लेंगे तो हमारे हाथ गंदे हो जाएंगे, लेकिन केंचुआ खाद को अगर हम हाथ में लेते हैं तो हाथ गंदे नहीं होते, वो शुष्क रहती है। इसके लाभ ये रहते हैं कि एक बार कहीं केंचुआ खाद डाल देते हैं तो उस खेत में 3 साल तक पोषक तत्व मिलते रहते हैं। एक बार और रिपीट कर रहा मैं, अगर एक खेत में हमने कंपोस्ट खाद बर्मी कंपोस्ट डाला हुआ है, एक खेत में हमने केंचुआ खाद डाला हुआ है, तो उस खेत में 3 साल तक पोषक तत्व मिलते रहते हैं। दूसरा फायदा ये रहता है कि उसमें जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। जहाँ पे जिस मिट्टी में हमने केंचुआ खाद डाला है उस मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी, वहाँ का वायु संचार बढ़ जाएगा, वहाँ पे जो फसलें लगाएंगे उनकी जड़ों का विकास अच्छा होगा, उत्पादन अच्छा होगा, और वहाँ पे लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता भी बढ़ जाती है। इस तरह से बर्मी कंपोस्ट जो होता है वो सबसे ज़्यादा अच्छी कार्बनिक खाद होती है। गोबर खाद से भी अच्छी, कंपोस्ट खाद से भी अच्छी। सबसे अच्छी खाद कौन सी होती है? तो बर्मी कंपोस्ट सबसे अच्छी खाद होती है। फिर हमने एक क्वेश्चन और लिया है, खाद और उर्वरक में क्या अंतर है? एक बार मैं लिख देता हूं, लिखने से थोड़ा आपको ज़्यादा समझ में जाएगा। नंबर मिट गए यहाँ पे, ये 1 नंबर था, ये 2, ये 3 और ये 4। चलिए ठीक है। खाद और उर्वरक में अंतर मैं थोड़े से छोटे शब्दों में लिखूंगा। खाद मतलब कि जिसे किसान स्वयं तैयार करता है, किसान के द्वारा जो तैयार की जाती है कार्बनिक पदार्थों से, वो खाद कहलाती है। और जो रासायनिक पदार्थों से तैयार की जाती है, चलिए किसान को हटा के यहां लिख देते हैं, कार्बनिक पदार्थों से तैयार होती है खाद, और रासायनिक पदार्थों से तैयार होती है उर्वरक। खाद किसान स्वयं तैयार करता है, उर्वरक कारखानों में तैयार की जाती है। फिर खाद जो रहती है, खाद में सभी पोषक तत्व होते हैं, खाद में सभी पोषक तत्व होते हैं। उर्वरक में केवल 1 या 2 पोषक तत्व होते हैं। फिर खाद देने से मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। उस मिट्टी में फिर पानी आप सिंचाई करेंगे तो वो पानी लंबे समय तक भंडारित रहेगा, मिट्टी उसको अवशोषित कर लेगी, जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। इसमें जल धारण क्षमता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हम कहीं पे उर्वरक दे रहे हैं, वो यूरिया डीएपी वगैरह दे रहे हैं, तो उसमें फिर जल धारण क्षमता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर एक अच्छा वाला है, खाद देने से मिट्टी को 3 वर्ष तक पोषक तत्व मिलते हैं, 3 वर्ष तक पोषक तत्व मिलते रहते हैं। ये केवल एक फसल में पोषक तत्व, या 1 वर्ष या फिर एक ही फसल में पोषक तत्व देती है। जैसे कि हमने किसी खेत में खाद दे दिए तो 3 साल तक वहां पे खाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो खेत में 3 साल तक पोषक तत्व मिलते रहेंगे। और कहीं पे हमने उर्वरक दिया है, जिस फसल में उर्वरक दिया है केवल उसी को पोषक तत्व देगी, और जैसे ही हमने दूसरे सीजन में दूसरी फसल लगा दिए तो फिर उर्वरक देना पड़ जाएगा। तो इस तरह से खाद ज़्यादा अच्छी होती है, उर्वरक उसकी तुलना में थोड़ी कम अच्छी होती है। तो ये हो गया खाद और उर्वरक में अंतर। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको और देख लेते हैं। उर्वरक अनुप्रयोग क्या है, इसकी विधियाँ लिखिए। उर्वरक अनुप्रयोग मतलब होता है, ऐसे समझ लीजिए, खेतों में, अच्छा उर्वरक तो आप समझ गए हैं, वो जो यूरिया, डीएपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश, एसएसपी, वो सिंगल सुपर फास्फेट अभी आप बात कर रहे थे। उर्वरक को खेतों में कैसे देंगे, उर्वरक को खेतों में डालने के तरीके उर्वरक अनुप्रयोग कहलाता है। हम लोग खेत में उर्वरक देने जाएंगे तो कैसे देंगे? एक तरीका है बेसल अनुप्रयोग, एक है टॉप ड्रेसिंग। बेसल ड्रेसिंग को बेसल अनुप्रयोग बोलते हैं, बेसल ड्रेसिंग, टॉप ड्रेसिंग,
और लास्ट है पर्णीय छिड़काव। पर्णीय मतलब होता है पत्तों में छिड़कना, पर्णीय छिड़काव। चलिए इसको समझ लेते हैं। कुछ उर्वरक ऐसे होते हैं जिन्हें हम डायरेक्ट मिट्टी में ही डालते हैं, फसल की बुवाई के साथ या फसल की बुवाई से पहले। फसल की बुवाई के साथ या फसल की बुवाई से पहले उर्वरकों को डालना बेसल ड्रेसिंग कहलाता है। फसल उगने के बाद जो उर्वरक दिए जाते हैं वो टॉप ड्रेसिंग कहलाते हैं। और तरल उर्वरकों को पंप में भरकर पत्तियों में छिड़कना पर्णीय छिड़काव कहलाता है। एक बार और रिपीट करता हूं मैं, ऐसे उर्वरक जो फसल बुवाई के साथ या बीज बुवाई के साथ दिए जाते हैं या बीज बुवाई से पहले ही दे दिए जाते हैं उन्हें बेसल अनुप्रयोग कहते हैं। फसल उगने के बाद जो उर्वरक दिए जाते हैं उन्हें टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। और ऐसे तरल उर्वरक जैसे नैनो यूरिया वगैरह, ऐसे तरल उर्वरक जिन्हें हम पंप में भरकर फिर पत्तियों में छिड़कते हैं तो उन्हें बोलते हैं पर्णीय छिड़काव। इस तरह से आज हमने 7 प्रश्न डिस्कस कर लिए हैं और आप लोग और कमेंट में आप क्वेश्चन लिख देना। जो क्वेश्चन आप कमेंट में लिख देंगे मैं उनके ऊपर अगला वीडियो बना दूंगा। ओके, थैंक यू।